India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। जून में आएगा फैसला। दिल्ली दंगा आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ तन्हा की जमानत बरकरार। कोर्ट ने कहा मामले को जीवित रखने का कोई कारण नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की विशेष याचिका खारिज। सजाए मौत का कम दर्दनाक तरीका खोजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कहा फांसी के जरिए दी जाने वाली मौत की सजा को बदलने पर विचार के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर हो रहा है विचार। द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका सीजीआई की बेंच के समक्ष रखी जाएगी। हेट स्पीच याचिकाओं के साथ मामले को टैग करने से इनकार। अदालत ने कहा हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों के एक मामले में आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह भी दोहराया कि उच्च न्यायालय के आदेश को मुख्य रूप से गुण दोष पर विस्तृत चर्चा के कारण मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के आरोपी एक्टिविस्ट छात्र नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली दंगों की साजिश मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमें इस मामले को जीवित रखने का कोई कारण नहीं मिला। पीठ ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत देते समय गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई व्याख्या की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया गया है। कोर्ट ने इनको जमानत देने का दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यूएपीए पर हाई कोर्ट की टिप्पणी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। ये 2 साल से जेल से बाहर है, इसलिए जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। अब हम इस मामले को जारी रखने का कोई कारण नहीं समझते। दरअसल 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के आरोपी एक्टिविस्ट छात्र नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस कौल ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जमानत के आदेशों में लंबे विचार विमर्श पर भी नाराजगी जताई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून 2021 के अपने निर्णयों में पाया कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता। चार्जशीट में आरोपों के अनुसार आरोपी केवल विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। तन्हा, नरवाल और कलिता के जमानत आवेदनों की अनुमति देने वाले 3 अलग अलग आदेशों में हाईकोर्ट ने ये पता लगाने के लिए आरोपों की तथ्यात्मक जांच की है कि क्या उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 43D(5) के प्रयोजनों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके अलावा हाईकोर्ट द्वारा विरोध के मौलिक अधिकार और नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए यूएपीए के तुच्छ उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई है।
दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2019 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा मसले पर सुनवाई हुई। मामले सजाए मौत का कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सके, इस मसले पर याचिका थी और इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो फांसी के जरिए दी जाने वाली मौत की सजा को बदलने पर विचार कर रही है। केंद्र ने कहा कि वो उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर विचार कर रही है, जो मौत की सजा देने के मौजूदा तरीकों को परखेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के इस प्रतिवेदन पर गौर किया। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि प्रस्तावित पैनल के लिए नामों को तय करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और कुछ समय बाद वो इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देंगे। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा नहीं देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र की ओर से अदालत को बताया गया कि वो इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रहा है, ताकि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी के जरिए सजाए मौत पाने वाले सजा याफ्ता कैदियों को मौत देने का कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं, इसका कानून और व्यवहार सम्मत उपाय खोजा जा सके। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले में जुलाई में सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो इस मामले को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर विचार किया और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को फांसी से मौत के प्रभाव, ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि और संसाधनों की उपलब्धता के आंकड़ों का पता लगाने के लिए कहा था। याचिका में मौत की सजा को क्रूर और अमानवीय बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि फांसी की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी और पेचीदा है। मौत सुनिश्चित करने के लिए फांसी के बाद भी सजा पाने वाले को आधे घंटे तक लटकाए रखा जाता है। याचिका में कहा गया है कि दुनिया के कई देशों ने फांसी पर लटकाना बंद कर दिया है, भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मौत के लिए इंजेक्शन देने, गोली मारने या इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करने जैसे तरीके अपनाने का सुझाव दिया है। मृत्युदंड की संवैधानिकता को पहली कानूनी चुनौती 1973 में जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में आई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मृत्युदंड संविधान के खिलाफ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मौत की सजा एक मुनासिब सजा थी। इसके बाद बच्चन सिंह मामले में शीर्ष अदालत का 1980 का ऐतिहासिक फैसला आया है, जहाँ इसने मौत की सजा की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन दंड की मनमानी को कम करने के लिए इसके आवेदन को दुर्लभतम मामलों तक सीमित कर दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A ने मौत की सजा पर काफी काम किया है। ये पाया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने परिणाम तय करने के लिए केवल अपराध की गंभीर परिस्थितियों पर ही भरोसा किया। 215 ट्रायल कोर्ट के निर्णयों में से 51 में मिटिगेटिंग कंडीशंस या शमन करने वाली परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया था। एक बात और, 44% मामलों में कन्विक्शन के दिन सजा सुनाई गई। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद और मौत की सजा के बीच फैसला करते समय 73% मामलों में आजीवन कारावास की डिफॉल्ट सजा पर विचार नहीं किया। जाहिर है कि मौत की सजा की न्यायिक प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े हैं। बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शन से पहले ही चर्चा में आ चुकी फिल्म द केरला स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फिल्म को एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताते हुए इसकी रिलीज रोकने की मांग की गई। मामला आज जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया, लेकिन जस्टिस जोसेफ ने कहा कि याचिकाकर्ता को चीफ जस्टिस की पीठ के पास जाना चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई और हेट स्पीच याचिकाओं के साथ मामले को टैग करने से इनकार कर दिया। फिल्म को एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताते हुए इसकी रिलीज रोकने की मांग की गई है। मामला जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया, लेकिन जस्टिस जोसेफ ने कहा कि याचिकाकर्ता को चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए। ऐसे में बुधवार को याचिका चीफ जस्टिस के सामने रखी जा सकती है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन और अभिनेत्री अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के निर्माता इसे सच्ची घटनाओं पर आधारित बता रहे हैं। इसमें केरल की ऐसी
32,000 लड़कियों की बात की गई है जो गायब है, जिनका कथित रूप से लव जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन कर दिया गया और आतंकी संगठन ISIS की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भारत से बाहर भेज दिया गया। फिल्म के ट्रेलर को अब तक करोड़ों लोग YouTube पर देख चुके हैं। केरल की मुख्य राजनीतिक पार्टियां CPM और कांग्रेस लगातार फिल्म को झूठा बताते हुए विरोध कर रही है। इस बीच पत्रकार कुर्बान अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील निजाम पाशा ने जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच के सामने रखा। ये बेंच नफरत फैलाने वाले बयानों के खिलाफ लंबित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। सिब्बल की मांग थी कि कुर्बान अली की याचिका को उसी मामले के साथ जोड़कर तुरंत सुना जाए। जस्टिस KM जोसेफ ने सिब्बल और पाशा की बात थोड़ी देर सुनने के बाद कहा, फिल्म को वैधानिक प्रमाण पत्र मिल गया है। आप अगर फिल्म का प्रदर्शन रुकवाना चाहते हैं तो उस सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। इस पर सिब्बल ने कहा कि फिल्म के रिलीज होने में बहुत कम समय बचा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा, हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं लाना चाहिए। जजों ने मामले में सीधे दखल देने से मना करते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। इस पर सिब्बल ने कहा कि वे याचिका में जरूरी संशोधन कर उसे आज ही दोबारा दाखिल करेंगे और जल्द सुनवाई के लिए कल चीफ जस्टिस से अनुरोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी को तलाक देते वक्त एक व्यक्ति ने न सिर्फ अपने नाबालिग बेटे की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया बल्कि उससे सारे रिश्ते भी खत्म कर लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे प्रमुख आधार मानते हुए नाबालिग के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाने और नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से साफ है कि पिता ने अपने नाबालिग बेटे का भरण पोषण नहीं किया और न ही इसके लिए कोई गुजारा भत्ता दिया। फैसले में कहा गया कि इसके अलावा बच्चा अपनी माता और नाना नानी के सरनेम का उपयोग कर रहा है और जिससे जाहिर होता है कि पिता बच्चे के साथ कोई सरोकार या संबंध नहीं रखना चाहता। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस को आदेश दिया कि पिता के नाम के बगैर ही बच्चे का नया पासपोर्ट जारी किया जाए। जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा मामला अनूठा होने के साथ साथ अजीबोगरीब परिस्थितियों से भरा हुआ है। तथ्यों को देखने से पता चलता है कि पत्नी से तलाक लेते वक्त व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था। महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाने का आदेश देने की मांग की थी। महिला ने इसके लिए तलाक के वक्त हुए करार को पेश किया और इस मामले में महिला का नाबालिग बेटा भी याचिकाकर्ता के तौर पर शामिल था। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की चार्जशीट में राघव मंगुटा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम आया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के PA C अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया और जिसमें अरविंद ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के सिसोदिया आवास पर एक बैठक हुई और जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा करते हुए कहा कि समीर महेंद्रू ने अपने बयान में बताया कि के कविता से उसकी मुलाकात 2022 के शुरुआत में हैदराबाद में उसके आवास पर हुई, जहां पर के कविता के पति अनिल के अलावा समीर महेंद्रू, शरद चंद्र रेड्डी, अरुण पिल्लई, अभिषेक बोहिनपल्ली मौजूद थे। ईडी की चार्जशीट के अनुसार समीर महेंद्रू को अपने बयान में कहा है कि के कविता ने उसको बताया कि अरुण पिल्लई उसके परिवार के सदस्य जैसा है और वो के कविता के साथ व्यापार करता है। ईडी ने चार्जशीट में यह भी बताया कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। वहीं विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। वो आबकारी नीति को बनाने, उसको लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का समर्थन और छूट प्राप्त थी। ईडी ने यह भी कहा कि अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल ने बड़े पैमाने पर डिजिटल साक्ष्य और सबूतों को नष्ट किया। वहीं अरुण पिल्लई ने घोटाले के दौरान 5 मोबाइल और अमनदीप ढल ने 4 फोनों का इस्तेमाल किया, जिसको ईडी ने बरामद नहीं किया है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है।
कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद गुजरात हाईकोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश पारित करेगा। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पहला मामला है जब मैंने देखा है कि आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई है। यहाँ मुझसे ज्यादा अनुभव वाले कई वकील हैं। मुझे संदेह है कि उन्होंने भी इस तरह की सजा के बारे में सुना होगा। कोर्ट का कहना है कि वो छुट्टियों के दौरान मामले में आदेश पारित करेगा और छुट्टियों के बाद फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि मैं कोर्ट से विनती करता हूं, कृपया आज कुछ निर्णय लें। इस पर जज ने कहा कि छुट्टी के बाद आदेश पारित किया जाएगा। सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। तो राहुल गांधी को अंतरिम जमानत नहीं, राहत नहीं मिली है। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित। आपको बता दें, दोष सिद्धि पर रोक लगाने का जो फैसला है वो सुरक्षित। अब ये फैसला जून में दिया जाएगा। केस का पूरी तरफ से निपटारा करना जरूरी है। हाईकोर्ट की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। इधर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामले में सरकारी वकील को बनाए रखने का अनुरोध किया है। मामले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अब्दुल नासिर मदनी आरोपी हैं। अतिरिक्त महाअधिवक्ता निखिल गोयल ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ से कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोक अभियोजक को बनाए रखने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में सरकार बदलती है तो मामले में अभियोजक भी बदलेंगे और जिससे मुकदमे में देरी हो सकती है। हालांकि पीठ ने यह कहते हुए अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये अभियोजक का रुख है। मदनी इस मामले में 8 साल से जमानत पर हैं। अपने बीमार पिता से मिलने के लिए केरल की यात्रा के लिए कर्नाटक पुलिस द्वारा मांग की गई सुरक्षा की उच्च लागत को कम करने की उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद उन्होंने सोमवार को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए केरल की अपनी यात्रा रद्द कर दी। कर्नाटक पुलिस ने मदनी को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए 52 लाख रुपए की मांग की थी। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शादी में सुलह की गुंजाइश नहीं है तो अदालत अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए विवाह को तुरंत भंग कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने इंतजार की बाध्यता नहीं है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इस फैसले को समझाएंगे। जिस शादी को बचाने की गुंजाइश ना हो उस शादी को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है अपने स्पेशल राइट आर्टिकल 142 के तहत। और ऐसे केस में वेटिंग पीरियड भी देना जरूरी नहीं होगा जो कि 6 मंथ्स का होता है। कोर्ट ने कहा कि वो आपसी सहमति हो तो तलाक लेने वाले कपल को बिना फैमिली कोर्ट भेजे डिवोर्स दे सकता है। सोमवार को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर आपसी सहमति हो तो कुछ शर्तों के साथ तलाक के लिए जरूरी 6 महीने के वेटिंग पीरियड को भी खत्म किया जा सकता है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। India Legal presents Courts Roundup.